आज हम बीपीएससी 143 ब्लॉक 2 में यूनिट 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास स्टेट ऑटोनॉमी यानी रियासती खुद मुख्तारी, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम, उसके बाद इंट्रोडक्शन इसकी, फिर ऑटोनॉमी इन इंडियन फेडरल सिस्टम। इंडियन फेडरल सिस्टम के अंदर किस तरीके से ऑटोनॉमी की डिमांड करती हैं हिंदुस्तान की अलग अलग जो रियासतें। उसके बाद डिमांड कौन कौन सी स्टेट कर रही हैं ऑटोनॉमी की, किन किन स्टेट ने डिमांड की है। तो कुछ स्टेट हैं यहाँ पे, इसमें द्रविड़ा मुनिद्रा काजिगम डीएमके जिसे बोला जाता है। उसके बाद अकाली दल अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन की डिमांड की थी उन्होंने। फिर वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी आती है। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में जो कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें भी डिमांड की गई थी ऑटोनॉमी की। नागा नेशनल काउंसिल एंड मिजो नेशनल फ्रंट जो है, इन्होंने भी डिमांड की थी ऑटोनॉमी की अंडर द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम देखेंगे सेंट्रल स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन, इसके बेस पे किस तरीके से स्टेट डिमांड करती हैं ऑटोनॉमी की। डिमांड फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की। उसके बाद प्लूरल सोसाइटीज, हमारी जो स्टेट है इंडिया की, इसके अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज हैं और फिर ऑटोनॉमी की डिमांड किस तरीके से वो करती हैं। एथनिसिटी आ जाएगा एंड ऑटोनॉमी क्वेश्चन। उसके बाद लैंग्वेज के बेस पे किस तरीके से स्टेट ने डिमांड की थी, वो हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है, इसके मकासद क्या हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा था फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम के अंदर हमने देखा था किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सेंटर और स्टेट में, सेंटर या यूनिट्स, ये थ्रू फेडरल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पावर अंडर फेडरल सिस्टम। तो इस यूनिट में हम यही देखेंगे कि स्टेट ऑटोनॉमी जो है, पॉलिटिकल फेडरल पॉलिटिकल सेटअप जो है, ये किस तरीके से मतलब एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से स्टेट जो है डिमांड करती है ऑटोनॉमी की अंडर फेडरल सिस्टम। तो इसके कंसेप्ट देखेंगे, बेसिक ऑटोनॉमी और डिमांड्स कौन कौन सी स्टेट कर रही है, इसके फीचर्स क्या हैं और फिर स्टेट ऑटोनॉमी क्या है, फिर किस किस रीजनल कौन कौन सी रीजनल पार्टी हैं जिन्होंने डिमांड की है ऑटोनॉमी की। उसके बाद हम देखेंगे डिटेल में रिलेशनशिप एथनिसिटी का, नस्ल्स वगैरह हो गई, जो लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज और क्वेश्चन सवाल जो उठता है स्टेट ऑटोनॉमी के बारे में। तो रिलेशन जो हमने देखा है कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्निंग यूनिट सेंटर और स्टेट या स्टेट में जो है डिवीजन ऑफ पावर है। जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर जैसे ये सेपरेशन ऑफ पावर है। जैसे पहले भी हमने लास्ट क्लास में ये बात की थी कि सेपरेशन ऑफ पावर है एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में एंड लेजिस्लेचर में सेपरेशन ऑफ पावर है, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। जुडिशरी जो है, जुडिशरी में सेपरेशन ऑफ पावर है, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिवीजन ऑफ पावर जो है वो सेंट्रल और स्टेट की किस किस के थ्रू 3 लिस्ट दी गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सेंटर और स्टेट्स के दरमियान। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो डिवीजन ऑफ पावर की है सेंट्रल स्टेट की, वो प्रोवाइड करती है ऑटोनॉमी फेडरल यूनिट्स को। फेडरल यूनिट से स्टेट जो है वो डिमांड करती है, मतलब सेंटर से ऑटोनॉमी की डिमांड करती है, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि जो फेडरल स्टेट होती है, फुल फेडरल स्टेट होती है, तो उसमें जो बच्चे कुछ पावर होते हैं या ज्यादा पावरफुल अगर देखा जाए तो वो स्टेट्स होती हैं, यूनिट्स होती हैं। लेकिन हमारा इंडिया का
क्वाजाई या सेमी फेडरल जिसे हम कहेंगे, इसमें रेस्ट ऑफ द पावर वर गिवन टू सेंटर। जो सेंटर है हमारी पार्लियामेंट है वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू स्टेट्स। तो इसलिए ये जो स्टेट्स के अंदर कन्फ्लिक्ट आता है सेंट्रल और स्टेट का, उसी ऑटोनॉमी को लेके, ऑटोनॉमी का मतलब खुद मुख्तारी पावर्स जो है वो स्टेट को चलाने के, उसमें टैक्स का आ गया, फाइनेंशियल के रिलेटेड आ गया, एग्जीक्यूटिव पावर हो गई। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। तो स्टेट क्या करती हैं कि जैसे आर्टिकल 356 जो है गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट लगाते हैं थ्रू गवर्नर के, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आया है। और इन तकरीबन जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिस पार्टी ने भी, रीजनल पार्टी ने या जिस स्टेट ने डिमांड की हुई है ऑटोनॉमी की, सेल्फ रूल की, तो इसको क्रिटिसाइज किया गया। इसमें होता क्या है कि अगर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी किसी स्टेट में गवर्नमेंट बनाती है तो सेंटर में दूसरी गवर्नमेंट है। जैसे हमारे पास मेजर पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस। तो अगर सेंटर में मान के चलिए बीजेपी है, तो किसी स्टेट में अगर दूसरी किसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो वहां उस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि सेंटर कोशिश करता है किसी न किसी तरीके से अपना डोमिनेंस वहां बनाने की। तो वहां गवर्नमेंट का जो है कोलैप्स हो जाती है वहां पे, या कोलिशन की गवर्नमेंट बनते हैं तो किसी न किसी तरीके से कोलैप्स हो जाती है। तो इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो मोस्टली जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने डिमांड की हुई है कि इसको अबॉलिश किया जाना चाहिए, सिस्टम ही खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये गलत यूज किया गया है। खासकर कांग्रेस के टाइम में जो है इसका बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल किया गया है, और जिससे इंडियन फेडरल सिस्टम पे, और कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है, प्रॉपर तरीके से ये इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है या इसकी जरूरत नहीं होती है तो उस वक्त पे ये इम्पोज किया जाता है। तो इसलिए मोस्टली जो स्टेट ने इसको क्रिटिसाइज किया, और आपने मेमोरेंडम जो भी मीटिंग उनकी हुई है, कॉन्फ्रेंसेस हुई है, उनमें उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है। तो स्टेट ऑटोनॉमी से मतलब जो है अथॉरिटी एंड पावर जो स्टेट के होते हैं वो मेंबर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया डिसाइड करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए इंडिपेंडेंटली सेटिस्फैक्शन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं। कहते हैं मतलब स्टेट ऑटोनॉमी का मतलब ये हो गया कि स्टेट ये चाहती है कि यह हक हमें दिया जाना चाहिए, इस तरह की ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। जो अथॉरिटी होगी, जो पावर होंगे स्टेट की, स्टेट को किस तरीके से चलाना है, चाहे वो फाइनेंशियल हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, वो सब हम खुद बनाएं, खुद चलाएं और स्टेट को डेवलप करें। क्योंकि बहुत सी स्टेट्स में जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनमें अच्छे खासे रिसोर्सेज होने की वजह से भी वो स्टेट जो है डेवलप नहीं हो पाई। इसलिए ये स्टेट जो है डिमांड करती हैं कि हमें ऑटोनॉमी होनी चाहिए। इसका मतलब जो है स्टेट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, सेंटर की सारी स्टेट में कोई इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए। जो भी इसके डे टू डे के वर्क होंगे उसमें इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जितने भी डिसीजन होंगे वो लिए जाने चाहिए स्टेट के द्वारा, इसकी ये डिमांड कर रहे हैं। और 7th शेड्यूल जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट हैज बीन मेंशन 3 लिस्ट ऑफ पावर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट ऑटोनॉमी की बात हम यहाँ करते हैं इंडिया के फेडरल सिस्टम के अंदर। तो ये कहते हैं कि जो अनइवन एंड इम्बैलेंस जो डेवलपमेंट हुई है अलग अलग स्टेट के अंदर, रीजन के अंदर, तो ये एक बुनियादी प्रॉब्लम बताई जा रही है इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है। फेडरल वर्ड नहीं यूज किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल में हम पढ़ते हैं कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन यूज किया गया। तो इसका जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसके पीछे की लॉजिक या रीजन ये निकाला है कि जैसे हमने देखा कि स्टेट्स पहले से ही डिमांड कर रही थी सेपरेशन की, ऑटोनॉमी की, अलग अलग स्टेट इंडिपेंडेंस के पहले ही और उसके बाद भी स्टेट ने जो है अलग अलग जो स्टेट थी उन्होंने ये अपनी मूवमेंट जो है जारी रखी। तो कहीं ना कहीं इस चीज का ये डर था कि अगर हम
ये चीज करेंगे। तो सिसेशन ये वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब हो गया कि अलग होना। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि स्टेट कैन नॉट सिसीड फ्रॉम द यूनियन, मतलब स्टेट जो है वो अलग नहीं हो सकती है यूनियन से। पार्लियामेंट चाहेगी, सेंटर चाहेगा अगर, तो वो स्टेट को दो स्टेट में डिवाइड कर सकता है, यूटी को स्टेट बना सकता है या स्टेट को यूटी बना सकता है, ये पावर पार्लियामेंट के पास है। तो इसलिए इन्होंने इस वजह से ये मेंशन नहीं किया गया है फेडरल की जगह, इन्होंने वर्ड फेडरेशन की जगह इन्होंने यूनियन यूज किया है। तो फिर कहते हैं कि यही जो इम्बैलेंस है, इक्वल नहीं है डेवलपमेंट जो हम देखते हैं अलग अलग स्टेट में, तो ये भी एक मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस पे हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, स्पेशली जो लेस डेवलप हुई है, कम डेवलपमेंट हुई है जिन स्टेट के अंदर, उसके बारे में, क्योंकि सेंटर का इस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये बताते हैं कि ये रीजन जो है ये बैकवर्ड रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, जो सेंटर ने इनके साथ किया है। हमारे पास बहुत सारे इस तरह की मिसालें हैं, वो सारे इस तरह के पॉलिटिकल लीडर हैं, एक्टिविस्ट हैं और सिविल सोसाइटी हैं जिन्होंने सजेस्ट किया है कुछ स्टेटों को, रीजन को, ये डेवलप होने चाहिए, इन्हें ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। तो इसी के साथ जो ये डिमांड ऑटोनॉमी की देखी जाती है, ये क्या करती है कि दिन ब दिन बढ़ती जाती है। कंट्रोल करने के लिए रिसोर्सेज और डेवलपमेंट प्रोसेस को ये क्या चाहते हैं कि पावर जो स्टेट के हों वो स्टेट के पास आए, ना कि सेंटर का डोमिनेशन इन पे रहे, और जो रिसोर्सेज है इनका स्टेट जो है इटसेल्फ ही यूज करे और उस स्टेट को इकोनॉमिकली डेवलप करे। इस ऑटोनॉमी के लिए जो स्टेट्स हैं वो डिमांड करती हैं स्पेशल स्टेटस की। आगे हम देखेंगे कि किन किन स्टेटों को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का मतलब ये हो गया कि प्रोवाइड करना उन्हें इस तरह के कुछ रिसोर्स या स्पेशल ट्रीटमेंट उनकी हेल्प करने के लिए, जैसे कि टैक्स वगैरह में एग्जम्पशन होना या और इस तरह की वेलफेयरमेंट स्कीम देना जिससे वो उसको डेवलप कर पाए। ये जो सिस्टम है इसमें अथॉरिटी या बोर्ड वगैरह रीजन्स जो है इंक्लूड करते हैं अलग अलग, जैसे ऑटोनॉम हिल डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह या इस तरह को कोई रीजन उसको स्पेशल स्टेटस देके उसकी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जाए। ब्लॉक्स वगैरह लोकल्स, उसमें उनको जॉब प्रोवाइड की जाए, एस्टेब्लिश किए जाए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, कुछ इंसेंटिव इस तरह के इंट्रोड्यूस किए जाएं। तो ये जो इस तरह की चीजें जो है ये डिमांड की जाती हैं इन चीजों के लिए स्पेशल स्टेटस के थ्रू जो है। फिर यहाँ के लोगों को डिमांड जो है इनको सिविल राइट्स इनके प्रोटेक्ट किए जाएं, डेमोक्रेटिक लिबर्टी इनकी लिबर्टीज जो मूवमेंट है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। फिर डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड डेवोल्यूशंस ऑफ पावर्स। उसके बाद अगर देखा जाए तो फेडरल सिस्टम के अंदर जो है स्टेट्स ये कहती हैं कि यहाँ बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसलिए इन्हें, जैसे हम देखते हैं पंचायती राज सिस्टम के अंदर जो है ग्रास रूट लेवल से लोगों को अवेयर करना पॉलिटिकली और इस तरह के पावर देना, जैसे पंचायत में पावर दिए गए, हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था किस तरीके से ग्राम पंचायत जिला पे वो विलेज लेवल पे जो पंचायत है, फिर ब्लॉक पे है, इसी तरीके से हम डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं। तो किस तरीके से उन्हें पावर दिया गया, फंक्शन उन्हें अवेयर करने के लिए ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिकली अवेयर और डेवलपमेंट के लिए। जब हम ग्रास रूट आपने ये पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि गांधी जी की पहले से ही ये डिमांड थी, जो गांधीयन है वो पहले से ही इस चीज की डिमांड करते थे कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो होना चाहिए। ड्यूरिंग दी जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था तो तब भी इस चीज की डिमांड थी कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, ताकि इससे हम अपनी विलेजेस को जो है डेवलप कर पाए। जैसे कि प्रोग्राम भी चलाया गया है जो रिसेंट गवर्नमेंट है बैक टू विलेज वाला, इसका मतलब इन सब का यही है कि हमें
विलेजेस को डेवलप करना है। अभी भी ऑलमोस्ट 70% जो है इंडियन हु आर लिविंग इन विलेजेस, जो अभी भी देहात और गांव में लोग रहते हैं। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया की डेवलपमेंट के अंदर ऊपर, जो विलेजेस हैं या गांव हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल प्रोसेस जो कंट्री का चलाया जाता है पार्टी सिस्टम द्वारा, कोalition पार्टी, तो वो ये चाहती हैं कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा पावर जो है इसके पास होने चाहिए, स्टेट्स के पास होने चाहिए, ताकि वो स्टेट को खुद चला सके और जो यहाँ की प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व कर सके। कभी कभी ये होता है कि स्टेट सेंटर से डिमांड भी करती है, वही रहता है, पार्टी का क्लैश रहता है, आइडियोलॉजिकल क्लैश रहता है, तो इन्हें जो रिसोर्सेज, जो फाइनेंस इन्हें चाहिए, बजट चाहिए, वो पूरे तरीके से वो वेलफेयर स्कीम्स जो है इन तक नहीं पहुंचती। इसकी वजह से भी लोग जो है नाराज होते हैं, जो रीजनल पार्टी जो है तो वो फिर डिमांड करती हैं ऑटोनॉमी की। इस कहते हैं कि ड्यू टू द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट द मेन यूनिट एंजॉयिंग ऑटोनॉमी, वो डिमांड करते हैं कि स्टेट्स जो है ये हमें ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए स्टेट्स के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी वो स्टेट हैं जो डिमांड करती हैं ऑटोनॉमी की। इंडियन स्टेट कौन कौन सी हैं वो कहते हैं कि जनरल इलेक्शन जो 1967 में फोर्थ जनरल इलेक्शन होता है इंडिया का, ये सेंटर और स्टेट को अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा इसका, इससे पहले जो है कांग्रेस का डोमिनेशन था। तब तक जो है कांग्रेस सेंटर के अंदर भी इसकी स्टेट थी और जो स्टेट थे उनके अंदर भी। प्रॉब्लम कहां से आती है, ये जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने खुद की गवर्नमेंट बनाई और स्टेट्स के अंदर खुद की गवर्नमेंट रीजनल पार्टी ने चलाना शुरू की, तो तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई यहाँ पे। उससे पहले ये था कि एक, जैसे कहते हैं ना, वन पार्टी डोमिनेशन, तो कांग्रेस का ही रूल चलता था सेंटर में भी स्टेट्स में भी। लेकिन उसके बाद जब लोग अवेयर होते गए तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया। तो यहाँ एक चेंज आती है। कहते हैं कि जनरल इलेक्शन जो है ये एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, खास करके जो इंडियन फेडरल सिस्टम है इसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो है वो उसको हार मिली। जो 9 स्टेट थी इंडिया की उसके अंदर उनकी पार्टी ने कामयाबी हासिल नहीं की, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। और इससे क्या हुआ, जाहिर सी बात है अगर स्टेट में नई पार्टी होगी तो इनकी सीट्स कम होंगी, तो पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी इनकी कम होगी। तो एज कंपेयर टू अर्लियर यहाँ पे इनकी जो मेजोरिटी थी वो कम हुई। ये जो डेवलपमेंट हुई 9 स्टेट्स के अंदर, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। तो इन्होंने क्या किया कि ये एक स्पेशल एज देता है स्टेट्स को, खुद भी तो ये स्टेट और दूसरी स्टेट को, कि दे गो फॉर द डिमांड फॉर ऑटोनॉमी की डिमांड के लिए वो जाएं। तो जब हम देखते हैं कि ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने ये लगा इनको, जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल स्कीम्स जो है इनका, जो पार्टी है कांग्रेस खास करके, इन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा है। मतलब ये इनका ये कहना है कि इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, इन्होंने इसके हिसाब से काम नहीं किया है इन्होंने इसकी रिस्पेक्ट नहीं की है। और ये क्या चाहते हैं कि ये स्टेट्स जो हैं ये चाहती हैं कि जब इन्होंने इस चीज का वायलेशन किया है तो फिर हम जो है, हमें डिमांड कर रही है मैक्सिमम जो है हमें चाहिए है ऑटोनॉमी चाहिए, किसके लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट स्टेट की। फिर हम देखते हैं 1970 से 1990 में जो है सेंटर में जो भी गवर्नमेंट बनी वो कोलिशन की बनी, मतलब सिंगल डोमिनेंट पार्टी जो है, तब इसका सिस्टम खत्म हो गया। जैसे कांग्रेस थी पहले, या आज हम अगर देखते हैं तो बीजेपी भी
किसी हद तक रही। इस इलेक्शन में जो है इनको कोलिशन करना पड़ा, लेकिन इससे पहले डोमिनेंट रही ये। इसी तरीके से कांग्रेस जो है 70 के बाद ये बताया जाता है कि कोलिशन में रही, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ कांग्रेस के लिए। तो इसमें क्या किया कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जब आ गई, तो जाहिर सी बात है जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका उन्होंने हिस्सा ले लिया सेंटर के अंदर, तो तब वो इस चीज की डिमांड करेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी और ज्यादा से ज्यादा पावर दिए जाने चाहिए। तो ये ऑटोनॉमी का क्वेश्चन जो है ये एक इश्यू रहा इंडियन फेडरल सिस्टम के अंदर अगर देखा जाए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी स्टेट हैं जिन्होंने डिमांड की है इसके लिए, ऑटोनॉमी के लिए। द्रिवेदा मुनित्रा कजगम डीएमके जिसे बोला जाता है, ये राजा मोनार्क कमेटी बनाते हैं तमिलनाडु के अंदर 1969 के अंदर। ये डिमांड करते हैं ऑटोनॉमी के लिए और ज्यादा से ज्यादा फिजिकल पावर रिसोर्सेज, मतलब टैक्स वगैरह हमें ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल पावर हमारे पास होना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद ये पार्टी जो है डिमांड करती है लैंग्वेज के बेस पे स्टेट की। तमिल बोलने वाले लोग जो है लिंग्विस्टिक बेस एंड कल्चर नेशनलिज्म की बात करते हैं। जैसे हमने देखा कि पहले से ही बिफोर इंडिपेंडेंस जो है यहाँ डिमांड थी कि स्टेट मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेस पे स्टेट की फॉर्मेशन होनी चाहिए। 1953 में एक कमेटी बनती है, ठीक है, ये ऑब्जर्व करने के लिए कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो लास्ट में हम देखते हैं कि 1956 के अंदर जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जैसे पंजाब ने डिमांड की, तमिलनाडु का देखा जाए, और भी इस तरह की बहुत सी स्टेट्स हैं। तो जब ये लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाने लग गए तो इससे बहुत बड़ा खतरा भी था, वही डिसइंटीग्रेशन फ्रॉम द यूनियन या सेसीड फ्रॉम द यूनियन। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि यूनियन वर्ड मेंशन किया गया है किसके मुकाबले में, फेडरल के मुकाबले में वो यूज किया गया। उसका मेन मतलब यही था कि ये कहीं ना कहीं बाद में जाके प्रॉब्लम बनेगी, इसलिए इस वर्ड को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। लेकिन फिर यहाँ जो है जो स्टेट है वो डिमांड कर रही है लैंग्वेज के बेस पे कल्चरल नेशनलिज्म की, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की। जैसे हम इंडिया के अंदर देखते हैं कि डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी किस चीज की है, लैंग्वेज की है, रिलीजन की है, रीजन है। तो ये डाइवर्सिटी और लैंग्वेज, अलग अलग जो लैंग्वेजें हो गई, अलग अलग कल्चर हो गया। तो इंडिया के अंदर जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री से कहा जाता है और सबसे ज्यादा लैंग्वेज इसके अंदर बोली जाती है, सबसे ज्यादा कल्चर इसके अंदर है, इसीलिए मदर कहा जाता है इसको डेमोक्रेसी के। तो हम देखते हैं कि इन्होंने डिमांड की लिंग्विस्टिक बेस के ऊपर और कल्चरल नेशनलिज्म पे, ये बनाना स्ट्रांग मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की है। 1960 अर्ली जो 1960 था, इसने कंपेन किया सेपरेट इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। एकदम सेपरेट स्टेट चाहते थे, वही जिस चीज का मतलब खतरा था, तो वही स्टार्ट हो गई। जबकि स्टेट जो है वो अलग नहीं हो सकती। इस तरह का अगर सॉवरेन हो जाएगी ये, तो फिर सब कुछ अपना ही हो जाएगा। फिर एक हिसाब से अलग ये डिमांड करेंगी अलग होने की, तो जो सेंटर के लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो इस चीज को रोकने के लिए बाद में क्या कानून बनाया गया कांग्रेस के द्वारा। तो हम देखते हैं कि ये डिमांड जो है एक्सटेंड हुई और प्रपोज करती है सेपरेट द्रविडियन विद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, अलग अलग फिर स्टेट के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये देखा गया एक सीरियस थ्रेट था किसको, नेशन इंटीग्रेशन, जो एकता है नेशन की, कौम की, इंडिया की, तो उसको खतरा था सेंटर को
कि कहीं ये ना चला जाए। अगर इस तरीके की मूवमेंट स्टार्ट होगी, उससे पहले हम देख रहे थे कि बड़ी मुश्किल से ब्रिटिश से आज़ादी ली, बहुत सारी कुर्बानियां देने के बाद। तो अब अगर कंट्री बनी है, इसको जोड़ना है, अलग अलग स्टेट को, अलग अलग यूनिट को हमें सेंटर के साथ जोड़ना है। तो जब इस तरह की डिमांड आ गई तो तब प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्यों आई? जबकि डिस्क्रिमिनेशन हुआ, स्टेट के साथ इम्बैलेंस हुआ, जो डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हुई, इक्वली ट्रीटमेंट नहीं किया गया, इम्बैलेंसेस आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के अंदर। जैसे कि हमने देखा कि सेंटर के पास जो यूनियन लिस्ट है उसमें सब्जेक्ट्स जो है ज्यादा रखे गए और कम पावर दिए गए स्टेट को। इस वजह से भी ये जो मूवमेंट थी इन्होंने तेजी पकड़ी आगे चल के। हम देखते कि इंक्रीजिंग ये सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज जो है वो कंट्री के अंदर शुरू हो गई 1960 में। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लेते हैं, ये 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते हैं। इस चीज को, जो सेपरेटिस्ट लाइक किस्म के ये मूवमेंट थी, इनको खत्म करने के लिए ये बिल एक्ट बना, जिसे एंटी सिसेशन बिल कहा जाता है। इन रोकने के लिए, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स वगैरह थी, इनको रोकने के लिए और इंडिया को की जो सॉवरेनिटी है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसका तहफ्फुज़ या बचाव करने के लिए। इसके नतीजा जो है, जो अमेंडमेंट हुआ, द डीएम ने, जो डीएम के पार्टी है तमिलनाडु की, इसने थोड़ा सा अपना जो रवैया है, जो सिस्टम है, उसको थोड़ा सा चेंज किया। चेंज करते हैं मतलब थोड़ा सेपरेटिज्म से थोड़ा ये सॉफ्ट की तरफ आते हैं, मतलब थोड़ा नॉर्मलाइज होते हैं और अपना स्टैंड थोड़ा चेंज करते हैं। उसके बाद ये डिमांड करते हैं कि द्रविडियंस के लिए, मतलब जो लोग हैं उनके लिए ये एक सेपरेट डिमांड करते हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो फिर ये डिमांड जो है आस्ता आस्ता बढ़ती गई। चलो, ये कानून तो बना दिया गया इसके लिए, जो कि अलग नहीं हो सकते हैं, कोई भी इस तरह की डिमांड नहीं कर सकती है, बल्कि आप अलग की डिमांड नहीं कर सकते हैं, स्टेट के यूनियन के साथ रह के कुछ इस तरह के पावर्स के लिए डिमांड कर सकते हैं। 1969 की गवर्नमेंट जो तमिलनाडु की डीएमके पार्टी बनाती है, वो अपॉइंट करती है 3 मेंबर कमेटी। उसके चेयरमैन होते हैं पीवी राजा मन्नार, जो स्टडी करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन की और सजेस्ट करते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स केयर करने के लिए ऑटोनॉमी स्टेट्स की, जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी ऑटोनॉमी के लिए। जो मेंबर इस के दूसरे जो मेंबर थे, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे और पी चंद्रा रेड्डी थे। जो ये कमेटी थी, इसमें कुछ रिकमेंडेशन दी गई, जैसे कि रिमूव करने के लिए आर्टिकल 356 का, जिसमें प्रेसिडेंट जो है गवर्नर रूल लगाते हैं स्टेट के अंदर। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, स्टेट की गवर्नमेंट, या हम यूं कहेंगे कि स्टेट की गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है, तो फिर जरूरत पड़ती है गवर्नर रूल लगाने की, तो इसका मिसयूज होता है। उसके बाद रेजोल्यूशन कहते हैं कि ये इसको हटाना चाहिए। जो प्लानिंग कमीशन था पहले, जो डेवलपमेंट के लिए काम करता है, अभी इसको रिसेंटली जो है 1 जनवरी 2015 में इसको चेंज करके नीति आयोग बनाया गया प्लानिंग कमीशन को। तो फिर और ये कहा गया था इसमें, फिर रिकमेंडेशन दी गई थी कि बनाया जाए एक फाइनेंस कमीशन परमानेंट बॉडी, जो ट्रांसफर करे किए जाए कुछ सब्जेक्ट सेंट्रल लिस्ट से, जो यूनियन लिस्ट है उससे स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट से और यूनियन लिस्ट से स्टेट लिस्ट के अंदर, ताकि स्टेट को ज्यादा से ज्यादा पावर दिए जाए। और अपॉइंटमेंट जो है हाई पावर कमेटी जो बनाई जाए, एक रीडिस्ट्रीब्यूट किए जाए सब्जेक्ट जो इन 3 लिस्ट के अंदर दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद हम देखते हैं तो अकाली दल पंजाब के अंदर आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन लाते हैं ये 1973 के अंदर। इसको जो है शिरोमणि अकाली दल जो जानी जाती है अकाली दल के नाम से, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है पंजाब की, इसने एक स्ट्रांग बेस था सिखिज्म, सिखों की स्टेट ये चाहते थे पंजाब, दे आर स्पीकिंग पंजाबी लैंग्वेज। तो इस बेस पे वो चाहते थे कि हमें स्टेट अलग मिलनी चाहिए।
मास्टर तारा सिंह जो है ये एक सिख पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर थे, जो जिनका एक इंस्ट्रूमेंट था वो ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की लीडरशिप थी। तारा सिंह की लीडरशिप के अंदर अकाली दल ने जो डिमांड की थी एक सॉवरन स्टेट की सिख के लिए 1960 से ही, तो इसकी लीडरशिप अगर देखा जाए, ये सेंट फतेह सिंह जो है सेवरल मूवमेंट जो पंजाब में हुई है, ये एक सेपरेट स्टेट के लिए पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए, तो इन्होंने स्टार्ट किया था। जो सेंट फतेह सिंह है इन्होंने मतलब फास्ट ऑन टू डेथ, मतलब इन्होंने भूख हड़ताल की थी कि हमें स्टेट चाहिए, नहीं तो वो यहीं बैठेंगे जब तक इन्हें पंजाब को एक स्टेट नहीं बनाया जाता, एक सिखों की स्टेट नहीं बनाया जाता, जो पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनकी के लिए एक स्टेट नहीं बनाया जाता था, तब तक वो यहीं बैठेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की इनकी डिमांड पंजाब के सूबा के लिए, पंजाब रियासत के लिए, स्टेट के लिए, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हुए सिख इससे। तो जो शिरोमणि अकाली दल ने पास करते हैं एक रेजोल्यूशन अटानमी के लिए, ये तो ठीक है, ये हो गया, स्टेट दे दी, लेकिन अभी भी ये कुछ नहीं, ये कहते हैं कि अटानमी, वी नीड अटानमी, खुद हम चलाना चाहेंगे स्टेट को, हमें ज्यादा से ज्यादा पावर दिए जाने चाहिए, ग्रेटर अटानमी की बात करते हैं। तो ये एक रेजोल्यूशन पास करते हैं ग्रेटर अटानमी के लिए स्टेट की बटाला कॉन्फ्रेंस, जो 1968 के अंदर होती है, 1968, और दोबारा फिर अक्टूबर 1973 के अंदर अकाली दल अडॉप्ट करता है रेजोल्यूशन, जिसमें रिलीजन और पॉलिटिकल डिमांड होती है। अनंतपुर साहिब, पॉपुलरली ये अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये रेजोल्यूशन, इसमें डिमांड की गई थी कि सेंटर के पावर जो है वो रिस्ट्रिक्ट किए जाने चाहिए सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन एंड करेंसी तक, जैसे कि जम्मू कश्मीर के ऊपर सेंटर के पहले डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड कम्युनिकेशन ये स्पेशल स्टेटस दिया गया था अंडर आर्टिकल 370। तो इस तरह की ये डिमांड कर रहे थे कि यही पावर इनके पास होने चाहिए, इनको छोड़ के डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द पावर जो है शुड बी इन द हैंड ऑफ पंजाब स्टेट्स, पंजाब स्टेट के पास होना चाहिए आके, जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है स्टेट लिस्ट के अंदर, उसमें बहुत कम पावर दिए गए हैं, इसलिए ये डिमांड करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, सिर्फ आप इन 4 जो पावर इन्होंने बताए गए इन्हीं पे पावर रखेंगे, इसके अलावा जो होंगे वो पंजाब स्टेट को दिए जाने चाहिए, स्टेट्स को दिए जाने। अकाली दल के लीडर जो है गुरनाम सिंह ये रेजोल्यूशन मूव करते हैं, और चीफ मिनिस्टर जब बनते हैं ये पंजाब के, तो ये डीएमके जो तमिलनाडु की पार्टी हमने बताई थी, उनके लीडर को भी लुधियाना में बुलाते हैं और डिस्कस करते हैं ऑटोनॉमी के लिए अलग अलग स्टेट की। देखो कैसे ये अलग अलग स्टेट्स जो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई हैं, अलग अलग डिमांड करना स्टार्ट हो गई है। जैसे तमिलनाडु ने तमिल बोलने वाले लिंग्विस्टिक बेस पर कल्चर नेशनलिज्म की डिमांड की थी, उसी तरीके से ये लोग भी यहाँ डिमांड कर रहे हैं और एक साथ होके मीटिंग कर रहे हैं, रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है कि हमें किस तरीके से स्टेट से ये पावर लेने हैं और खुद अपनी स्टेट को जो है स्ट्रांग बनाना है। जैसे सेंटर पावरफुल है और सेंटर से हमें ये चीजें लेनी है, अपनी स्टेट्स को पावरफुल बनाना है। ये क्या करते हैं कि डिस्कस करते हैं स्टेट की ऑटोनॉमी के लिए इस मीटिंग में जो लुधियाना में बुलाई जाती है। इसमें अकाली दल के जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी गुरनाम सिंह, और उसके बाद डीएमके पार्टी जो होती है उसको बुलाया जाता है। फिर वेस्ट बंगाल का मेमोरेंडम जो है
ये एक मेमोरेंडम देते हैं ऑटोनॉमी के लिए। बात ये भी करते हैं 1977 में एक लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट आती है वेस्ट बंगाल में, उसने अडॉप्ट किया था ये मेमोरेंडम। इसने रीअरेंजमेंट के लिए मतलब सेंटर एंड स्टेट के जो रिलेशंस हैं उनको दोबारा से गौर किया जाए और दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। पहले कम दिए गए पावर या दे आर नॉट satisfied with these power which have been given under the state list। और उसके बाद ये कहते हैं, इस मेमोरेंडम में बताते हैं कि सेंटर ने जो इंक्रोचमेंट किया पावर के अंदर, जो कम किए हैं पावर स्टेट के, और ऑटोनॉमी जो स्टेट्स की जो है उसको तबाह और बर्बाद करके रखा है। ये वेस्ट बंगाल का मेमोरेंडम बताता है कि आर्टिकल 356 का अगर हम देखा जाए तो बहुत सी पार्टीज ने, बहुत सी स्टेट्स ने जो है इसको क्रिटिसाइज किया है। ये भी यहाँ कह रहे हैं कि आर्टिकल 356 जो है एंटी फेडरल इंस्ट्रूमेंट है फॉर अंडरमाइनिंग इन फेडरल सिस्टम एंड द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। ये भी कहते हैं कि अगेंस्ट है फेडरल सिस्टम के अंदर। अगर देखा जाए हमारा फुल फेडरल नहीं है, क्वाज़ी फेडरल, लेकिन फेडरल के अंदर भी कहते हैं कि ये एक एंटी एलिमेंट है जिसके अंदर सेंटर जो है अगर पावरफुल है, सेंटर के पास मेजोरिटी है, तो किसी भी स्टेट्स के अंदर इस तरह के गवर्नमेंट को गिरा के प्रेसिडेंट से रूल लगा देती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो इससे प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ये एंटी फेडरल है, अगेंस्ट है फेडरल सिस्टम के अंदर, तो इसको हटाया जाना चाहिए। ये वेस्ट बंगाल का मेमोरेंडम जो है इसमें कहा जाता है। उसके बाद ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 356 एंड 7 है ये प्रेसिडेंशियल को पावर देता है डिसॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के और इसके लेजिस्लेटिव असेंबली को। इसको डिलीट ही किया जाना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड होना चाहिए, इंक्लूड किया जाना चाहिए। अब ये डिमांड कर रहे हैं, ये याद रखना है हमें। वेस्ट बंगाल को जो मेमोरेंडम है इसमें ये कहा जाता है कि द वर्ड फेडरल मस्ट बी मेंशन इन प्लेस ऑफ यूनियन। जो जैसे हमने पहले पढ़ा कि किसी वजह से नहीं मेंशन किया गया था कि यहाँ इस चीज की प्रॉब्लम थी, खतरा था कि स्टेट कहीं ये ना करे कि अलग होने की डिमांड करें, इसलिए यूनियन का वर्ड यूज किया गया, फेडरल नहीं यूज किया गया। यूएसए के अंदर हम देखते हैं तो रेस्ट ऑफ द पावर जो है वर गिवन टू द स्टेट्स या यूनिट्स जो है उसको दिया गया है एज कंपेयर टू सेंटर उनका जो है। बल्कि सेंटर के पास, सेंटर इतना पावरफुल नहीं जितना स्टेट है। फुल फेडरल में यही होता है। तो ये कहते हैं कि अगर ये फेडरल है तो वर्ड फेडरल मेंशन किया जाना चाहिए। और जो सेंटर की ने ये आर्टिकल 356 और 7 है जो प्रेसिडेंट को पावर देता है डिसॉल्व करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी स्टेट की, तो इसको हटाया जाना चाहिए, इसको डिलीट किया जाना चाहिए। और ये कहते हैं कि फेडरल जो है वो मेंशन किया जाना चाहिए इंडियन रिपब्लिक के अंदर। इसी तरीके से वर्ड यूनियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है इसको हटाया जाना चाहिए, वर्ड फेडरल मेंशन किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरी पार्टी स्टेट्स जो है या पार्टी, वो तेलुगु देशम पार्टी जो है टीडीपी जिसे कहा जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर 1982 में ये बनती है। तो इसने क्या किया, ये डिमांड करती है ऑटोनॉमी की। जैसे पहले हमने देखा दूसरी स्टेट्स जो है और उनकी रीजनल पार्टीज, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जैसे कांग्रेस ने लंबे अरसे तक रूल किया, कुछ चीजों में इस तरह के कुछ वायलेशन भी किए, मनमानी की। तो जब स्टेट्स को लगा कि यहाँ चेंजिंग की जरूरत है, तो रीजनल एलिमेंट्स, रीजनल जो लीडर्स हैं वो उभर के आते हैं और फिर इन्हें एक बड़ा चैलेंज देते हैं। तो ये पार्टी जो है डोमिनेंस कांग्रेस पार्टी का रोल, ये जैसे कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में भी रहा। इसने बहुत बुरे तरीके से तबाही की जब तक ये टीडीपी पार्टी जो है तेलुगु देशम पार्टी जब तक आती। तो ये पार्टी आने के बाद इसने कांग्रेस का जो है एकदम सफाया करती है, एकदम खारिज करती है कांग्रेस की हेजमोनी को आंध्र प्रदेश से। बहुत जल्दी ये पार्टी वजूद में आने के बाद तेलुगु देशम पार्टी जो है ये 1982 में बनाई गई थी एनटी रामाराव के द्वारा, जो फेमस फिल्म स्टार थे।
उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था हिंदू मैथोडोलॉजी के करेक्टर सच एज लॉर्ड श्री रामा कृष्णा करना एक्सेट्रा, जिसने एज ए मॉरल फिगर जो चैंपियन थे काज ऑफ वीकर सेक्शन सोसाइटी के, ये एक रहनुमा बन के आए हिंदू मैथोडोलॉजी के हिसाब से, मतलब लोगों के गरीब सेक्शन जो थी उसके लिए ये एक चैंपियन बन के आए। इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की। तो ये इस पार्टी ने जो है जोर दिया फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, मतलब फाइनेंशियल टैक्स वगैरह जो है ये ज्यादा से ज्यादा हमें पैसा मिलना चाहिए टू रन द स्टेट, स्टेट को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। तो किस तरीके से ये रीजनल पार्टी जो है एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी जिसने बड़े लंबे अरसे तक रूल किया उसको हटा देती है और फिर अपना रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू रूल करना स्टार्ट करती हैं और फिर डिमांड करती हैं कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब जो टैक्सेस वगैरह हैं या फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो दिए जाने चाहिए, डिसेंट्रलाइज किए जाने चाहिए स्टेट को। टीडीपी ने जो है इस चीज पे जोर दिया और इसके बाद ये डिमांड भी करती है कि जो पोस्ट गवर्नर की पोस्ट है इसको अबॉलिश किया जाना चाहिए, जैसे अंडर आर्टिकल 356 के अंदर है। डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से ये क्लैश करती है या रीजनल पार्टी किस तरीके से देखती है इसको, कि किस तरीके से ये अपने मन मर्जी से डिसॉल्व कर देती है यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली को, इसलिए इसको खत्म किया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि इसको अबॉलिश किया जाना चाहिए। उसके बाद जो ये लीडर हैं एनटी रामा, उन्होंने अपोजिशन पार्टी की मीटिंग बुलाते हैं, विजयवाड़ा एक जगह है वहां पे, मई 1983 के अंदर उसके इस मीटिंग अपोजिशन मीटिंग की मीटिंग होती है जिसमें जो एजेंडा स्टेटमेंट जो आती है इनकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स जो इनके होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें क्या करना है कि डिमांड कर रहे हैं हम ग्रेट ऑटोनॉमी के लिए स्टेट्स की, जैसे इन्होंने बताया कि जो गवर्नर की पोस्ट है इसको खत्म किया जाना चाहिए और सेंट्रल स्टेट जो रिलेशन है इनको रिव्यू किया जाना चाहिए और स्टेट्स को ज्यादा पावर दिए जाने चाहिए। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जो एनसी अभी भी जम्मू कश्मीर में पावर में है, तो ये मीटिंग करते हैं। उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, तो ये कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में बुलाते हैं। 1983 की बात है। 50 लीडर को ये बुलाते हैं। अलग अलग जो स्टेट होती हैं, तकरीबन 17 स्टेट जो इंडिया की हैं, उनसे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लीडर्स को बुलाती हैं। 17 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अलग अलग इंडिया की स्टेट की जो रीजनल पार्टीज हैं, उनके साथ जो श्रीनगर कॉन्क्लेव बोला जाता है इसको, जो फारूक अब्दुल्ला की लीडरशिप के में होती है यहाँ पे। ये वही स्टेट जिसको बाइफरकेट किया गया है जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में 5 अगस्त 19 में जो है इसको 2019 में इसको बाइफरकेट किया गया है 2 यूनियन टेरिटरी में, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि बहुत टाइम से इसका कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये एक बोन ऑफ कन्फ्लिक्ट माना जाता था 2 कंट्री के दरमियान भी और कंट्री के अंदर भी काफी इश्यू थे, तो सेंटर ने इसको जो है बाइफरकेट कर दिया। हालांकि क्रिटिसिज्म में ये आता है कि स्टेट को जो यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया जाता है, ना कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। अब प्रॉपर ये लोग यहाँ की डिमांड कर रहे हैं और इस स्टेट का जो सिस्टम था इसको स्पेशल स्टेटस था, जैसे ये बाकी वाली स्टेट डिमांड कर रही थी, तो इसके पास पहले से स्पेशल स्टेटस था। डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड कम्युनिकेशन, ये वाले पावर जो है सेंटर के पास थे, बाकी वाले जितने भी पावर थे वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के पास थे। फाइनली जो है 5 अगस्त 2019 में जो है इसको
बाइफरकेट किया जाता है दो यूनियन टेरिटरी में। तो ये जो श्रीनगर में होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, ये मीटिंग जो है टीडीएम, डीएमके एंड टीडीपी अकाली दल, ये जो रिपब्लिक पार्टी थी इंडिया की, आसाम जातीयवादी दल एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद कुछ लेफ्ट पार्टी थी, इन सब की मीटिंग यहाँ पे होती है। और ये डिमांड करते हैं फेडरल सिस्टम के अंदर मोर ऑटोनॉमी स्टेट के लिए। देखा हमने कि जितनी भी स्टेट्स हैं इन्होंने डिमांड की है ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी के लिए, ऑटोनॉमी चाहते हैं ये स्टेट्स के अंदर। फिर नागा नेशनल काउंसिल है और मिजो नेशनल फ्रंट्स जो है ये 1950 से लेके 1960 के दरमियान ये भी डिमांड कर रहे हैं कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए रीजनल रीजन के अंदर, जो रीजन है मिजोरम के अंदर। और ये चाहते हैं, इन्होंने अनलिमिटेड ऑटोनॉमी के लिए कहा गया है नागा हिल्स के अंदर। ये अंडर द लीडरशिप ऑफ एजेड पीजू इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की है कि नागाज जो है उसका अलग से ही एथनिकली अगर देखा जाए और कल्चरली अलग ही रहे, तो इसलिए इन्हें स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए। इन्होंने डिमांड की हुई है इंडिपेंडेंट स्टेट की मिजोरम के लिए। लीडरशिप जो है लाल दींगा के लीडरशिप के अंदर। इसका पर्पस था कि जो नागा नेशनल फ्रंट जो रिक्रूटिंग यंग पीपल और ट्रेन किया इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। उसके बाद हम अगर देखते हैं तो हमारे पास आता है सेंटर का जो है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। मेन प्रॉब्लम जो है रिसोर्सेज सारे यही हैं, जैसे कि हमने देखा लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन जो है ये पावर शेयर किए जाते हैं सेंटर और स्टेट के दरमियान। तो यहाँ फाइनेंशियल रिलेशन जो है सेंटर के और स्टेट के, इसकी ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। वो हम देखते हैं लॉरेंस सीज करके एक ऑथर हैं, ये लिखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इंडिया की, वो वाज इंस्पायर्ड टू फेवर ए यूनिटरी स्टेट फॉर इंडिया ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ द इंडिया 1947। मतलब ये यूनियन बनाना चाहते थे पार्टीशन के बाद, यूनियन ऑफ स्टेट्स की डिमांड थी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी। आखिर जो है बाद में ये बनती है सेंट्रलिस्ट टेंडेंसी, इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है, इसके बावजूद जो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर इंडिया जो है दैट इज कॉल्ड शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये पहले से ही थी कि हमें अलग अलग यूनिट को जोड़ के, मतलब यूनियन के साथ हमने अलग अलग जो स्टेट्स हैं, क्योंकि आजादी के बाद भी जो स्टेट थी कुछ अलग किसी में राजा रूल करता था, अलग अलग सिस्टम थे, जम्मू कश्मीर का अलग था और हिंदुस्तान की बहुत सारी रियासत। तो फिर ये आस्ता आस्ता यूनियन के साथ जुड़ती गई। तो पहले से यही था कि एक यूनियन बनाना है हमें। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम के अंदर देखा जाए तो तब से इसको स्ट्रांग रखा गया है। जो यूनियन लिस्ट जो है उसके पास ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स है और जुरिस्डिक्शन एंड फाइनेंशियल पावर जो है ज्यादा पार्लियामेंट के पास है। और रेजिड्यूरी पावर भी जो है वो ये कहते हैं कि इंजॉय करता है सेंटर ही। ये जो सेंट्रलिस्ट जो है सेंटर बेस्ड अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम करती है स्टेट्स के लिए, जो यूनिट्स हैं उसके लिए। तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक क्राइसिस या कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो होंगे ही। ये पे करते हैं स्टेट ऑटोनॉमी के लिए। जब डिस्क्रिमिनेशन होगा, जब इस तरह का इम्बैलेंस होगा, तो जाहिर सी बात है स्टेट जो है वो डिमांड करेंगे ऑटोनॉमी के लिए। तो ये कहते हैं कि ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई जो सेंट्रलिस्ट हुआ सारी चीजें, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम बनी और इन्होंने डिमांड की। फिर रोनाल्ड एल वाट्स जो है वो बताते हैं कि जो टेरिटोरियल सोशल डाइवर्सिटी है, ये ग्रेट टेंडेंसी या फ्रेगमेंटेशन जो एग्जिस्ट करती है साइमल्टेनियसली इंडिया के अंदर, उसके अंदर ये कहते हैं कि रीजनेबल है मेंटेन करना स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को इस चीज से रोकने के लिए जो सिसीड करेंगे, अलग होंगे, इसके लिए सेंटर को ये कहते हैं कि रोनाल्ड एल
वाट बोलते हैं कि ये जरूरी है रखना भी, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूनियन लिस्ट जो है उसके पास मोर पावर है, फाइनेंशियल पावर है उसके पास, अगर देखा जाए स्टेट के अंदर कम है। कंफ्रेंटेशन में भी जो पावर है ज्यादातर उनका यूज सेंटर ही करता है। स्टेट के पास जो है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, ज्यादा सेंटर ही यूज करती है। तो जो रूलिंग पार्टी होगी सेंटर की, तो वो भी एक प्रॉब्लम करती है स्टेट्स के लिए, जैसे हमने बात की किस तरीके से सेंटर का इम्पैक्ट पड़ता है स्टेट के अंदर। उसके बाद फिर डिमांड करते हैं पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की। पॉलिटिक्स जो रीजन्स की है वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा क्या करती है, स्टार्ट होती है, और किसके अगेंस्ट हेजमनी थी, जो डोमिनेशन था कांग्रेस का, उसको हटाने के लिए। और ये यही चीज जो है बढ़ावा देती है ऑटोनॉमी की डिमांड के लिए आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 के बाद। अगर हम देखा जाए यही चीजें, कल्चरल डिफरेंसेस, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस जो है इन्होंने ही बढ़ावा दिया कि सेंटर के अगेंस्ट जो है स्टेट एक मूवमेंट स्टार्ट करें जिसमें ऑटोनॉमी की कोशिश करें। तो ये वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स जो है, सोशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है, ये एक्टिव हुए। तो इन्होंने स्टेट्स के अंदर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो बनाई, और उसके थ्रू फिर पेजेंट्स मूवमेंट आ जाते हैं, जैसे किसान की मूवमेंट अभी भी चल रही है। तो इसी तरह की क्लासेस ने जो है डिमांड किया अलग अलग स्टेट और रीजन के अंदर और ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल के लिए और ज्यादा से ज्यादा पावर के लिए। उसके बाद हम देखते हैं जो रूरल सोसाइटीज हैं, और फिर किस तरीके से वो ऑटोनॉमी का क्वेश्चन, ये सवाल ऑटोनॉमी का आता है इसमें। कहते हैं कि डिफरेंट कल्चर, डाइवर्सिटी कल्चर और लैंग्वेज की जो है स्टेट्स के अंदर अगर देखा जाए लार्ज तादाद में वो ग्रुप ऑर्गेनाइज करती है और क्लेम करती है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की और अकोमोडेशन की ऑफ इंटरेस्ट की, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट हासिल करने की। जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आते हैं यूनियन गवर्नमेंट को डील करने के लिए, वो ये है कि इंस्टीट्यूट को मोस्ट इफेक्टिव वे में मैनेज किया जाए और अकोमोडेशन अरेंजमेंट किया जाए। तो इसी में अगर देखा जाए वन ऑफ द अरेंजमेंट जो है वो फॉलो किया गया इंडिया के अंदर। ये पॉलिटिक्स अलग अलग कल्चर्स ग्रुप्स के जो है वो फेडरल सिस्टम के अंदर सेंटर कोशिश करता है कि किस तरीके से इन्हें अरेंज किया जाए, और अलग अलग स्टेट में अलग रिलीजन है, लैंग्वेज है, उसके बेस पे किस तरीके से पॉलिसी बनाई जाए, मतलब एक बैलेंस या सेकुलर पॉलिसी बनाई जाए, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो है किस तरीके से किया जाए। ये सारी चीजें जो इंडिपेंडेंस के बाद ये चैलेंजेस थे इंडिया के पास कि किस तरीके से हमें इन सारी चीजों को, इन चैलेंजेस से निकलना है। उसके बाद जियोग्राफिकली भी अगर देखा जाए तो अलग अलग सिस्टम था। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चैलेंजेस, तो बहुत बड़ा एक चैलेंज था सेंटर के सामने, या उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे या फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट था। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर स्टेट्स जो है, हर आदमी ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा पावर आने चाहिए, और इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए कुछ इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं। कुछ चीजों को जो है रोकना भी पड़ता है, कभी कभार सख्ती भी करनी पड़ती है, मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी और द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल या सिटीजन जो होंगे उस कंट्री को। कहते हैं कि इन सब चीजों को जो है, पॉपुलेशन अलग अलग है, एथनिक एस्पिरेशन से स्टेट जो है अलग अलग इसकी बाउंड्रीज हैं, कल्चर डाइवर्सिटी है, रीजन, रिलीजन, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या किया, एक इस तरह का सिस्टम बनाया गया जिसके अंदर बैलेंस हो सके। कुछ स्टेट्स जो है वो लैंग्वेज के बेस पे बनी भी हैं, जैसे पंजाब का हम देखते हैं, तमिलनाडु का, तो उस टाइम इस चीज की डिमांड थी, और डिमांड को मानने के लिए और बाद में फिर ये स्टेट्स जो है वो डिमांड करती हैं ग्रेटर ऑटोनॉमी की। उसके बाद हम देखते हैं कि एथनिसिटी और ऑटोनॉमी क्वेश्चन किस तरीके से एथनिक के बेस पे, रेस के बेस पे डिमांड करते हैं
ऑटोनॉमी की ट्राइबल ग्रुप जो इंडिया के अंदर, जैसे नॉर्थ ईस्ट अगर देखा जाए तो ये एथनिक ग्रुप शेयर करते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर, कल्चर, कस्टम, लैंग्वेज, रीजन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो इसकी ये रूट्स जो है इकोनॉमिक ऑटोनॉमी अगर वो देखा जाए, ऑटोनॉमी के लिए एथनिसिटी के बेस पे तो ट्राइबल रीजन में ये इंडिपेंडेंस से पहले भी थे। जो रीजन आइडेंटिफाई किए गए बैकवर्ड ट्रैक पे वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो है बैकवर्ड थे, वो फर्दर उनको कैटेगराइज किया गया एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया के अंदर ब्रिटिश के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कहते हैं कि बाद में भी इन्होंने ये डिमांड्स जो है रखी अपनी डेवलपमेंट के लिए। फिर लैंग्वेज ऑटोनॉमी के बेस पे देखा जाए, जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात की है 1956 में आता है, तो उसके बेस पे स्टेट बनती है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पार्ट बनाए गए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स आता है 26 जनवरी 1950 में, तो उसमें पार्ट्स थे हमारे पास, पार्ट ए बी सी एंड डी। तो ये रिमूव किया जाता है, कहते हैं इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन था, ये भी बैलेंस नहीं था। तो तभी स्टेट्स ने जो है डिमांड की थी ऑटोनॉमी की, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, स्टेट को दोबारा से ऑर्गेनाइज किया जाए, ये पार्ट सिस्टम जो है इसको खत्म किया जाए, स्टेट को लैंग्वेज के बेस पे, कल्चर के बेस पे बनाया जाए। खैर 1956 में जो है बहुत सारी स्टेट्स जो है वो बनती है, ये पार्ट ए बी सी खत्म किया जाता है, कुछ यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है, कुछ स्टेट बनाई जाती है। इसमें हम देखते हैं क्रिएशन होती है यूनियन टेरिटरी की इफेक्टिव डिवाइस इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रिजॉल्व करने के लिए डिमांड ऑटोनॉमी की 1960 में हम देखते हैं पंजाब, महाराष्ट्र एंड गुजरात क्रिएट किया गया, हिमाचल प्रदेश जो है अपग्रेड किया गया स्टेट में। उसके बाद क्रिएशन इन स्टेट की जो क्रिएशन हुई ये क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करती है अकोमोडेशन ऑफ पॉलिटिक्स की जो फॉलो की ऑटोनॉमी डिमांड जो लैंग्वेज के बेस पे एंड रिलीजियस सेंटिमेंट थे उनको देखते हुए इनकी ये डिमांड पूरी की गई है। कुछ अनफुलफिल्ड डिमांड भी थी ऑटोनॉमी की जो देखी जा सकती है, फॉर्म ऑफ गोरखालैंड के लिए, विदर्भा, हरित प्रदेश एक्सेट्रा जो है कुछ सारी फुलफिल नहीं की गई है। बाद में मेघालय स्टेट बनती है 1972 के अंदर, मणिपुर, त्रिपुरा जो है वो स्टेट बनती है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, यूनियन टेरिटरी लेटर। हम देखते हैं कि फिर जैसे जैसे गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती गई तो वो आस्ता आस्ता स्टेट बनाता गया। इससे जो अलग अलग स्टेट थी हमारे पास उसमें से यूनियन टेरिटरी की जरूरत पड़ी, यूनियन टेरिटरी बनाई, मतलब गवर्नमेंट की कन्वीनियंस के हिसाब से किस तरीके से गवर्नमेंट जो है अच्छे तरीके से चला सके स्टेट्स को। मेन बात जो रहती है वो ये रहती है कि कितने अच्छे तरीके से हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है हम चला सकें या गवर्नमेंट को चला सके। तो आज का जो टॉपिक था हमारा मेन, हमने इसमें ये डिस्कस किया कि जो फेडरल सिस्टम है इंडिया का 7th शेड्यूल के अंदर आता है, इसमें 3 लिस्ट ऑफ पावर दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो हम देखते हैं कि जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर 100 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो जो स्टेट लिस्ट है या कंकरेंट लिस्ट है उसके अंदर जो है कम पावर दिए जाते हैं, किसके, सेंटर के द्वारा। तो इस कमी की वजह से जो स्टेट को वीक बनाया गया है, और फिर इसमें कहते हैं कि जो गवर्नर का रूल लगाया जाता है अंडर आर्टिकल 356 या 357, जो पावर दिए जाते हैं डिसॉल्व करने के लिए असेंबली को, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट की, कोई एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसका ज्यादातर जो है गलत यूज किया गया है, जिसकी वजह से वायलेशन हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी। तो अलग अलग स्टेट ने, जम्मू कश्मीर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिमांड की, डीएमके ने किया डिमांड, उसके बाद अकाली दल ने किया पंजाब में, इसी तरीके से बंगाल के अंदर किया गया। तो इन सारी चीजों को लेकर कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है सेंटर के द्वारा स्टेट के ऊपर, तो इन सारी चीजों को खत्म किया जाना चाहिए। तो स्टेट जो है वो शुड बी मोर पावरफुल एज कंपेयर टू सेंटर। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की डिमांड करते हैं ये,
उसके बाद कुछ स्टेट कहती हैं कि कुछ ही पावर इनके पास रहने चाहिए, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, बाकी रेस्ट ऑफ पावर स्टेट को दिए जाने चाहिए। तो यही था आज का हमारा जो टॉपिक। तो होप आपको समझ आया होगा। शुक्रिया।